हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो के माध्यम से हम आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे और आइए जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविज़न करता है। तो आर्टिकल 13 बात करता है जो फंडामेंटल राइट से असंगत विधियां हैं या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बात करता है। तो आइए जानते हैं, इसमें क्लोजेज हैं, हम उन क्लोजेज को वन बाय वन करके पढ़ेंगे और इस पर कुछ केस लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्लोज 1 क्या बोलती है। क्लोज 1 में ये बताया गया है कि संविधान की लागू होने से पूर्व जितनी भी विधियां थी, यानी कि जिस दिन संविधान अस्तित्व में आया था उससे पहले की जितनी भी विधियां थी, अगर उन विधियों या उन कानून के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, किसी भी प्रकार से उनको कम करती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। और इसकी क्लोज सेकंड बात करती है कि एक स्टेट पे ऑब्लिगेशन अराइज होती है कि भाई वो किसी भी प्रकार की ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे क्या होता है, हमारी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। यदि इस बात का खंडन करते हुए, इस बात को ना मानते हुए स्टेट कोई ऐसा कानून बनाता है तो वो क्या होगा, आरंभ से ही शून्य होगा। ये क्लोज 2 बात करता है। इसमें क्लोज 3 दी गई है। क्लोज 3 में दो पार्ट दिए गए हैं, ए और बी। ए में बताया गया है लॉ की डेफिनेशन बताई गई है और बी पार्ट में बताया गया है प्रवृत्त विधियाँ क्या होती हैं। तो लॉ के अंदर बता दिया गया है कि विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, नियम, उपनियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि प्रथा, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लोज 4 जो कि बाद में जोड़ा गया था, जिसमें बता दिया गया है कि भाई संशोधन जो है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता है, इसका प्रभाव नहीं होगा उस पर। तो आइए जानते हैं इसमें किस तरह से केस लॉज आए हैं और इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, अर्थात न्यायिक प्रवलोकन। तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये कोर्ट की पार होती है और इसको कहाँ से इंस्पायर्ड है ये, तो ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है और वहाँ पर इसको जो प्रपाउंड किया था वो जस्टिस मेलबर्न थे जिन्होंने इसको प्रपाउंड किया था इस कॉन्सेप्ट को। और जो केस था वो था मारबरी वर्सेस मेडिसन। लेकिन भारत के अंतर्गत एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, जिसमें बोल दिया गया था कि न्यायिक प्रवलोकन क्या है, एक मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा केस आता है इस पर शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में बोल दिया गया था कि हाँ, इस केस में क्या था कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट को चुनौती दी गई थी। इस केस में फर्स्ट अमेंडमेंट को चुनौती दी गई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अमेंडमेंट को चुनौती देते हुए ये बोला गया था कि कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है। बट कोर्ट के थ्रू ये कहा गया था कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद सेकंड केस आया था सज्जन सिंह का। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान का केस था। ये 1965 का केस है। इस केस में फिर से 17th अमेंडमेंट को चुनौती दी गई थी। 17th अमेंडमेंट को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि भाई जो संशोधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं मूलाधिकारों का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, आर्टिकल 13 में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट केस आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस था। 1967 का केस है। इस केस में फिर से आर्टिकल 17 की वैधता को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि कहीं ना कहीं भाई वॉयलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 17 जो है वो एक तरीके से उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और बोल दिया गया था जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है और स्टेट या ऐसा कोई भी अमेंडमेंट लाके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं कर सकती है। ये हमारा गोलकनाथ के केस में कहा गया था। उसके बाद फिर 24th यानी कि 24वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके थ्रू आर्टिकल 13 क्लोज 4 और 368 की क्लोज 3 जोड़ दी गई थी और बोल दिया गया था कि संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन फिर नेक्स्ट केस आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था। 1973 का केस था। इस केस में बोल दिया गया था, इसमें 24वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी। तो तब कहा था कि भाई संशोधन तो वैध है लेकिन आप संशोधन करके मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हैं।
तो ये हमारा केशवानंद भारती के केस में बताया गया था। उसके बाद फिर से एक अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसमें संशोधन करके ये कह दिया गया था कि जो संशोधन है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर इस अमेंडमेंट की वैधता को चुनौती देते हुए मिनर्वा मिल्स का केस आया था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में बोल दिया गया था कि कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो मूल स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ केशवानंद भारती की जजमेंट को ही फॉलो किया जाए और उसी को वैधता दी गई थी। उसी को आज तक माना जाता है कि संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जाएगा। अब हम जानेंगे आच्छादन का सिद्धांत यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स यानी कि आच्छादन का सिद्धांत क्या बात करता है? आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि जब संविधान लागू हुआ तो उससे पहले के जितने भी कानून थे क्या वो मृतप्राय हो जाएंगे, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे, या उनका आगे कोई वैधता नहीं रहेगी। तो इसको मैं आपको एक केस के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ, और ये केस के थ्रू आया था। इस पर जो केस है वो है भिकाजी कामा का केस है। भिकाजी कामा वर्सेस एमपी राज्य था। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक वो निकाला था, अधिनियम निकाला था, बरार मोटर यार अधिनियम 1947 था। उसमें क्या बताया गया था कि जो राज्य सरकार है वो व्यापार पर एकाधिकार कर सकती थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, संविधान लागू हो गया था, उसमें आर्टिकल दिया गया है 19 क्लॉज जी दी गई है जो हमें व्यापार करने का अधिकार देती है। लेकिन ये अधिनियम क्या कर रहा था? हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा था। तो उस आधार पर ये बोला गया था कि ये जो कानून है ये एक सुसुप्त अवस्था में चला जाए, ये मृत प्राय घोषित कर दिया गया था। यानी कि वो अवस्था में तो बनी रहती हैं लेकिन वो एक तरीके से सुसुप्त अवस्था में चली जाती हैं वो विधियाँ। लेकिन इस पर फिर एक फर्स्ट अमेंडमेंट करके राज्य को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो कुछ आधारों पर क्या कर सकता है, व्यापार पर एकाधिकार कर सकता है। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो बात अमेंडमेंट में आई है और जो बात अधिनियम में है, तो दो बातों को एक मतलब होना, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? तो ऐसी अवस्था में ये कह दिया गया था कि जो पूर्व की विधियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो जागृत अवस्था में आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये कानून जागृत अवस्था में आ गया था, और इस केस का नाम भिकाजी कामा वर्सेस एमपी राज्य के थ्रू ये आच्छादन का सिद्धांत जो था, ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है हमारा पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम इसी पर आच्छादन के सिद्धांत पर कुछ केसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया था कि जो आच्छादन का सिद्धांत है ये संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है, यानी कि जो संविधान के बाद जो विधियां बनी हैं क्या उन पर भी ये लागू होगा। तो आइए जानते हैं। इस पर सगीर अहमद वर्सेस यूपी राज्य का केस था, एक दीपचंद वर्सेस यूपी राज्य का केस था। इन दोनों ही केसेस में बोल दिया गया था कि ये संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट केस आया था गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स राज्य। इस केस में बोल दिया गया था कि जो संविधानोत्तर विधियां हैं जो फंडामेंटल राइट से असंगत हैं वो वह सभी प्रयोजनों के लिए प्रारंभ से ही क्या होंगी, शून्य होंगी। इस पर नेक्स्ट केस था दुलारे लोध का, दुलारे लोध वर्सेस थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर का केस था। इस केस में बोल दिया गया था कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है। तो आइए जानते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या बात करता है? पृथक्करण का सिद्धांत बात करता है कि मान लीजिए कोई कानून है, उस कानून का एक पार्ट क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है और कुछ हिस्सा उसका वैध है, यानी कि जिस पर्पस से, जिस प्रयोजन के लिए वो कानून बनाया गया था वो उसका बचे हुए पार्ट से फुलफिल हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, जितना हिस्सा, जो भाग फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है या उससे असंगत है, उस पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, और बाकी बचे हुए पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, वैध करार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि जिस पर्पस से, जिस प्रयोजन के लिए वो पूरा कानून बनाया गया था और
जो पार्ट उसका असंगत हो चुका है, लेकिन उस बचे हुए पार्ट से वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, पूरे ही कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये होता है हमारा पृथक्करण का सिद्धांत। इस पर हमारे एक केस था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बालासार का केस था। इसमें क्या किया गया था कि बॉम्बे मद्य निषेध अधिनियम में कुछ उपबंधों को क्या कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ शेष उपबंध जो थे वो वैध के वैध ही बने रहे थे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अधित्याग का सिद्धांत पढ़ेंगे। अधित्याग का सिद्धांत ये होता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग सकता है। तो इसमें हमने दो केसेस को देखेंगे, एक बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का है, एक बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का केस है। इन दोनों ही केसेस में साफ तौर पर बोल दिया गया था कि कोई भी सिटीजन क्या कर सकता है, अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग नहीं सकता है। तो इस प्रकार हमने आज आर्टिकल 13 को देख लिया, उसके सारे प्रिंसिपल्स को देख लिया, और इसमें जितने भी केस लॉज थे हमने उनको देखा है। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।